हाँ बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में आपको काफी टर्मिनोलॉजी सिखाई थी इसकी, है ना। अब हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखो, जितना भी ये चल रहा है ना, ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए और ये 11th के जो टॉपिक है उसके अंदर तो हेल्प करता है पूरा। और ये बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन बने हुए जेईई मेन में, तो एक बार इनको रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब करता कौन पढ़ेगा? अंश पढ़ना जरा। राइट द कंपोनेंट ऑफ द स्टेटमेंट पढ़ना बेटा। अंश, गर्ग है क्लास में? Write the component of the statement of the following compound statements and check whether the compound statement is true or false. ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना है, हमें इसके जो कनेक्टिव है ना उस पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, अब 7 और 8 से कोई नंबर कह रहा है 125 इज मल्टीपल ऑफ 7 और 8। अब बताओ, क्या ये 7 का मल्टीपल है? No, sir. नहीं। क्या ये 8 का मल्टीपल है? नहीं। क्लियरली फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे बता दूं इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे क्वेश्चन बहुत 5 और 7 लिख दूं, अब ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी एक से भी अगर वो ट्रू बैठ जाए तो फंक्शन उसको बोलेंगे स्टेटमेंट को हम ट्रू। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इसका देखो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? फिर ये भी और का Mumbai ये is भी the और का, cap. बस एक आप बोलो ये और वाले ही है ना, सब आप अपने आप पढ़ लीजिए, आपको क्लियर अपने आप हो जाएंगे। जैसे मुंबई इज द कैपिटल ऑफ लिखा ना, इसके अंदर क्या करते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जब कंपाउंड स्टेटमेंट जो होता है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। इसे लिख दिया आप पे, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। अगला स्टेटमेंट बनेगा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे आएगा, देखो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ गुजरात एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब बीच में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो करेक्टिव है वो क्या है बेटा? और। तो इसमें से एक भी अगर ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो इंक्लूसिव और होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में, तो या तो एक ट्रू हो जाए कोई भी, या दोनों ट्रू हो जाए, उसको हम और बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा कोई ट्रू हो रहा है नीचे वाला, इसलिए ये भी हमारा किस में चला जाएगा भाई? ट्रू में। ठीक है, तो ये चीज देख लेंगे आप। और के लिए, एंड के लिए, एंड के लिए क्या होगा? अगर यहाँ पे एंड लिखा हो तो एंड के लिए बहुत जरूरी क्या हो जाता है बेटा, कि दोनों को ही ट्रू होना पड़ेगा, तब वो ट्रू होगा। इससे पहले हम बात कर चुके, आगे चले भाई। यस सर। हाँ, अब देखिए नेगेशन मैंने आपको बता दिया था। नेगेशन, अगर कोई स्टेटमेंट पी गिवन है तो उसका नेगेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेशन ऑफ पी। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, और क्या बोलते हैं? नॉट पी। वेरी गुड बेटा, नॉट पी भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें लिखा राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्योंकि जो उसकी फॉर्म में भी लिखा है। देखो एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं, उनका ये ध्यान रखना कि आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, याद है तो 11th में सेट थ्योरी पढ़ी होगी। तो वहां पे तो नॉट के लिए क्या यूज करते थे? जैसे ए के ऊपर क्या लगाते थे? डैश। या फिर क्या करते यूज करते थे बेटा? ए के ऊपर सी लिख देते थे, सबको याद होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते थे उसका, यानी कि ए डैश का मतलब द एलिमेंट्स दोज आर नॉट इन ए, सिंपली, है ना। सी कॉम्प्लीमेंट के लिए आई रहा है। यहाँ पे वो नॉट इन पी का मतलब ये पी है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, सेट लिखा है, एग्जैक्टली वैसे ही चलता है सब कुछ, सारे रूल वही चलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो इसका थोड़ा एल्जेब्रा है, वो भी हमें आना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एल्जेब्रा देखो जरा इसका क्या होता है, और आपको सब याद आ जाएगा पहले वाला। एक मिनट को, वो सब याद आ जाएगा आपको, और ये सीखना जरूरी है, क्योंकि अब जब मैं जेईई मेन के क्वेश्चंस करूंगा तो उसमें उसके बिना वो नहीं होंगे। देखो भैया, अलजेब्रा किस तरह से चलेगा, जैसे हम यहां पर सेट थ्योरी में जब ए यूनियन बी होता था तो हम उससे क्या बोलते थे बेटा? इसको यूनियन को और को रिप्रेजेंट करता था या नहीं? yes, और जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है, इसमें क्या होता है? ए और के लिए क्या लगाते हैं हम? बी। लेकिन यहाँ पे ए कैपिटल वैसे देने लगे हैं वो, लेकिन यहाँ वो स्टेटमेंट पी और वी ऐसे लगाए थे। क्यों लिख लो इसे? तो ये और को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट के बीच में और लग गया। अच्छा, इसको हम
लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओ आर और, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी और का ही काम करता है। अच्छा, सेट थ्योरी में जब ए इंटरसेक्शन बी आता था तो उसको हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीनिंग क्या होता था बेटा, एंड, याद आ रहा होगा आपको। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पी, और ये क्या बनेगा, ऑपोजिट में। अपोजिट इसका। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंजंक्शन। नहीं, डिसजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन Disjunction. बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं, गुड, है ना। इसके बाद अगर यहाँ पर तुम्हारा एक तरह से ऐसे कहो कि ए डैश, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, नेगेशन ऑफ पी। मैं इसे पी लिख देता हूँ, कहो तो कैपिटल पी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका बोलते हैं नॉट। अच्छा, इसके अंदर वो सारे रूल होते हैं जो अलजेब्रा में उसमें चलते थे। कौन कौन से रूल होते थे भाई, याद दिलाओ मुझे। एक होता था जैसे आपसे कोई कहे कि ए यूनियन बी, क्या बी यूनियन ए होगा, बिल्कुल Yes, होगा, yes. याद करो। अगर कोई सेट हम एक 1 2 लें और बी कोई सेट हम लें 1 3 2, तो ए एंड बी में क्या क्या मिलेगा बोलो, 1 2 3, ऑल द एलिमेंट्स, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटिव। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं P और Q, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Q और P, ये भी कम्यूटेटिव यहाँ पे भी काम करेगा। तो आप चाहे तो सेट थ्योरी के हिसाब से कर ले, V को यू ही लिख ले चलेगा, और को यू लिख ले, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि बुक्स में आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो वहां से ये अलग अलग महसूस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा बता के चल रहा हूँ। अच्छा जी, फिर आता था हमारा इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। पहले बी लिख लो चाहे बाद में ए लिख लो, तो आप ये भी कह सकते हैं पी इंटरसेक्शन यानी एंड क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी। कम्यूट का मतलब क्या होता है, 1 + 2 2 + 1, लेकिन 2 - 1 1 - 2 तो नहीं होता, हमेशा तो कम्यूट नहीं करता ना, किसी पर्टिकुलर कनेक्टिव के लिए ट्रू है, हर किसी के लिए ट्रू नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे बात करने लगे बच्चे, देखो ध्यान से, अब क्या आता है इसके बाद, एसोसिएटिव या नहीं। एसोसिएटिव क्या होता है, उसके अंदर ध्यान रखना, दो कनेक्टिव आते हैं एक साथ, लेकिन वो दोनों सेम होंगे, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर लिखा है, तो आप इन दोनों का पहले यूनियन लें या फिर पहले ए और बी का यूनियन लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी P और Q और R लिख लू नया, एक और स्टेटमेंट आ जाए, क्या दिक्कत है। तो आप इसके अंदर किन्हीं भी दो को एक साथ ले लें। अच्छा, मैं तो यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा कि बच्चा कभी देखे तो P V या और R लिखा है, तो बच्चा चाहे यहाँ पे ब्रैकेट लगाए तो भी एक ही बात होगी, 2 + 3 + 4, चाहे वो इसको लिखे P, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते हैं तो बच्चा ऐसे लर्न कर लेता है। मैं तो कह रहा हूँ आप जो है P और R भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये और है, क्योंकि बुक्स में इस तरह से लिखा मिलेगा, पहले दो को क्लब कर लेंगे, बाद के दो को क्लब कर लेंगे। मैं उस बच्चे से कहने लगूं बेटा एक पहला और एक आखिरी क्लब कर ले, और वो डरेगा। एसोसिएटिव का मतलब यही है, मैं तो इसे कहूंगा पी वी पी और क्यू और आर लिखिए या नहीं, और किसी को पहले आगे पीछे ले सकते हैं। मैं इस बात पे फोकस करना, किसी को भी आगे पीछे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब इसी का मतलब तो एसोसिएशन है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब यही है। और ये आपका लॉ इंटरसेक्शन के लिए भी काम करता है, याद आ रहा होगा सब कुछ। यस सर। ए इंटरसेक्शन बी, पहले दो क्लब कर लिए और बाद में इसमें पीछे के दो क्लब कर, तो P एंड Q एंड दोनों ऑपरेशन सेम है। ऑपरेशन वहां पे बोलते थे, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टिव सेम है। तो ये क्या लिखूंगा, अब पहले दो क्लब कर लेता हूं और R, और मैं चाहूं तो इसको क्या लिखता हूं, P एंड Q एंड R। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी को पहले किसी को बाद में ले सकता हूं, इस पॉइंट को नोट कर लेना, चाहे किसी को पहले लूं चाहे किसी को बाद में लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा हूं कि दोनों कनेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, सेम। आपने शायद एंड और कनेक्टिव पढ़ लिए थे और एंड भी पढ़ लिया था ना। यस सर। ठीक, बताते हैं ना, जो चीज नहीं पढ़ी तो कभी मैं जल्दीबाजी में पढ़ा जाऊं और आप कहोगे सर ये आपने बताया नहीं, आप मुझे बोलेंगे इस चीज को जरूर, क्योंकि एकदम क्लास एक वीक बाद हो रही है तो थोड़ा यही रहता है कि नहीं पता पड़ता। आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे ही जैसे सेट्स में था तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा, यानी कि ऑपरेशन दोनों डिफरेंट होंगे, एक और होगा तो एक एंड होगा। तो जस्ट लाइक ये है 2 × 3 + 4। तो देखो बेटा बीच में तो प्लस ही आएगा, ये वाला प्लस, एक बार 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों ही ऑपरेशन अलग अलग है तो यहाँ सी लिख लो है। क्या आएगा जी, सबसे पहले तो बीच वाला साइन ये बीच में ले लो, आपकी बात मल्टीप्लाई करो ए एंड बी, और फिर किससे करोगे बेटा ए एंड सी। याद हो गया, मल्टीप्लाई की तरह से याद रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, समझते हो बेटा बात को, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, क्योंकि ये जो अलजेब्रा बता रहा हूँ ना सारा काम इसी से होगा आगे, ट्रूथ टेबल और अलजेब्रा। क्योंकि कई बार ट्रूथ टेबल इतनी लेंथी हो जाती है कि बच्चों को करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वो अलजेब्रा करा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दे। बात अलग है कि मैं दोनों तरह से कराने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में एक अगर और है तो दूसरा क्या होगा 3 के लिए लगेगा हमेशा। आर में ऐसे लिख लेता हूं, तो एक और है तो एक एंड है। बीच में कौन आ रहा है, जैसे यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या आ रहा है और नहीं एंड, सॉरी एंड आ रहा है ये वाला बच्चे। तो एक बात तो पी वी बोल दो और बोल दो, हमें तो अपनी भाषा में बोलना है यार। एक बार पी वी आर, क्लियर। इसी तरह से थोड़ा उल्टा चलेगा, आपकी बार यहाँ इंटरसेक्शन के लिए यूनियन आ जाएगा, यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए दोनों ऑपरेशन डिफरेंट होने चाहिए बीच में, ध्यान रखना। तो बीच में कौन सा रहा है इंटरसेक्शन, उसको बीच में लगाओ। एक बार यूनियन दो बी को और एक बार यूनियन दो किसको, ए यूनियन सी। यहाँ पे वैसे लगाते पी इंटरसेक्शन, सॉरी एंड बोलना चाहिए, वी यानी और आर। क्या हो गया जी, यूनियन तो पहले बीच में रख दो, वी मतलब और फिर पी एंड क्यू, और एक बार पी एंड आर। चलेगा भाई, ये समझ में आ गया। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको 11th में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हुआ करते थे, उन्होंने कहता था बेटा याद कर लो, बहुत काम के हैं, तो उनको मैं यहाँ काफी यूज करूंगा और इससे आपकी स्पीड बनेगी। वो क्या, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। वैसे एक चीज बताओ, यहाँ पर पूरे 5 होता है, तो यहाँ पे होता है बेटा फॉलेसी या फैलेसी, यानी कि जब आप उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, एफ है बेटा ये, जब आप उसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो सब जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें एफ 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 आएगा। और जब कभी फाई का मतलब फैलेसी होगा यहाँ पे, और यूनियन का मतलब जो होता है यहाँ पे क्या होता है ट्रूथ वैल्यू, यानी कि सारी की सारी टोटोलॉजी बनेगी। टोटोलॉजी का मीनिंग है कि जितने भी रिजल्ट आपको ऑब्टेन्ड होंगे दो स्टेटमेंट में कोई भी कनेक्टिव अप्लाई करके, तो उसमें के अंदर सारे जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसके अंदर टी 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 आएगा। कई बार टोटोलॉजी को स्मॉल सी से भी लिख देते हैं, और यहाँ पे फॉलोसी को वो कॉन्ट्राडिक्शन से भी लिख देते हैं। ठीक है जी, फॉलोसी को कई बार स्मॉल सी भी लिख देते हैं। फॉलोसी का मीनिंग है जो फाइनल स्टेटमेंट की है, जो जनरल स्टेटमेंट हमें दे रखा होगा, जिसका जो रिजल्ट जब ट्रूथ टेबल से हम देखेंगे तो सब जगह आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। और अगर टोटोलॉजी बनती है तो यानी कि सारे स्टेटमेंट से जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, सारा टी 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 ट्रू ट्रू। तो कई बार उसे कैपिटल टी भी लिख देते हैं, कई बार स्मॉल टी भी लिख देते हैं, इसको कैपिटल एफ भी लिख देते हैं और इसको कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं तो ये कहूंगा कि फॉलोसी या कॉन्ट्राडिक्शन को इक्विवेलेंट टू कर लो किसके बेटा, फाई के। सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ टोटोलॉजी को किसके इक्विवेलेंट कर लेंगे हम, यूनिवर्सल यूनियन। तो सेट अपना यूनिवर्सल था पूरा, तो एक ये याद रखना। अच्छा हाँ, मैं एक एनसीईआरटी वाली बड़ी अच्छी बात बता रहा था, क्वेश्चन अगर किसी बच्चों को याद आए तो मैं देखता हूँ कोई बच्चा बताए। अगर ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी ऐसे मिल जाए, नहीं इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मिल जाए, तो कहने का मतलब ये है, जब सुनना ये नहीं कि आप इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने लगे, या ये ऐसे भी लिखा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा एक सेट है, ये भी पूरा एक सेट है। तो चाहे मैं ए को पहले लिख दूं तो यहाँ इंटरसेक्शन लगाया, अरे ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी के बराबर नहीं होगा,
दोनों में कॉमन तो वही आएगा, बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर नहीं होगा। ए और बी के कॉमन एलिमेंट ढूंढे तो कॉमन तो मिल ही जाएंगे यार, वही होंगे हर बार, चाहे ए में से पहले देखो चाहे बी में से पहले देखो, कम्यूटेटिव होता है। तो इसलिए मैं पूरे सेट को इस सेट को इधर लिख दूं, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। तो ये तो मैंने ये बताया कि इसके इक्विवेलेंट है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे भी ए लिखो। अब ये फाइनल ठीक है भाई ठीक है, यहाँ पे मैंने ए यूनियन इधर लिख लिया क्योंकि पूरा सेट ये है, ये सेट है, और यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है, याद करो अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी भी लिखे तो ही बात एक है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा अगर दो सेम मिल जाए, एक यूनियन एक इंटरसेक्शन, तो सीधा ए। दो सेम मिल जाए और एक यूनियन हो एक इंटरसेक्शन हो, सीधा ए। बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई कह दीजिए थोड़ा समझा दीजिए तो मैं आपको समझा देता हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर लेते इस चीज को। देखो बेटा, अगर मैं कहूँ सेट ए और सेट बी है, आप बताइए ए यूनियन बी क्या बनेगा? कि सर ए यूनियन बी तो पूरा पूरा ए बनेगा या नहीं? और उसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लें इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा? हमें यही तो मिलेगा, यही जो डबल शेडेड है। यस सर। तो यार ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां सोचना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर दो ए हो, एक तीसरा को डिफरेंट हो और यूनियन इंटरसेक्शन चेंज हो, सीधा जो दो बार आया वो रिजल्ट है। इस तरीके से एक इंटरसेक्शन एक यूनियन मतलब डिफरेंट हो, एंड और सीधा रिजल्ट ए है। अब अगर दूसरे से बात करें कि सर इसको भी बता दो, तो खुद देखो ये क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया जी, और उसको कंबाइन करना है किसके साथ? ए के साथ। अब ए के साथ कंबाइन करोगे, कंबाइन करो यूनियन, यूनियन में सारा लेना होता है, तो ए ही बनेगा ना। यस सर। जी सर। तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर मैंने एक बार बताया। और आपको तो सेट थ्योरी मैंने बहुत दम लगा के पढ़ाई थी, 11th वालों को याद भी आ रही होगी शायद। जी सर। Yes, यस sir. सर। ये रिजल्ट मैंने लर्न नहीं कराया था आपको, इनका यूज करते थे हम। Yes, जी sir. सर। यस सर। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इसको काफी जगह कैसे यूज करूंगा वो थोड़ा सा बता दूं। कहीं पे ऐसे लिखा मिला मुझे P, यहां पे क्या मिलेगा मुझे? और Q एंड फिर से क्या मिलेगा? P। तो मैं सीधा रिजल्ट क्या लिखूंगा बोलो? इक्विवेलेंट टू P। खत्म। मुझे सोचना नहीं पड़ा ना। जो बच्चा इसकी ट्यूटोरियल बनाएगा, एक तो P एंड Q की बनाए, P और V की बनाएगा, फिर उसके बाद एंड के साथ P की बनाएगा, उसे टाइम लगेगा। तुम्हें सीधा रिजल्ट पता है, इसका फायदा होगा। अगर आपसे कोई सेट ए का नेगेशन बोलता है या ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां पर ए नहीं है, ठीक है, यही होता है। यहां पे उसको क्या बोलेगा? नेगेशन ऑफ कोई स्टेटमेंट P मिलेगा, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, इस तरह से P एंड Q और अब लगाएंगे V यानी कि और Q लिख दूं, अब क्या मिलेगा रिजल्ट बोलो? Q। गुड, यानी आपने ये बात पकड़ ली है और इसको आप याद रखें, कसम खा लो बिल्कुल। मैं आपको यूज बड़े बड़े क्वेश्चंस में ट्रूथ टेबल से के बिना भी मैं काम कर दूंगा। तो एक तो मैंने सिखाया कि यूनियन, पूरा यूनिवर्सल को हम टोटोलॉजी बोलेंगे, फाई को हम क्या बोलेंगे? टोटल फॉलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। ये सब बताया, क्लियर है? तो ये वाला पेज शायद हमारा कंप्लीट हो गया था। ऊपर आऊं या नहीं? अलजेब्रा समझ में आया कुछ या नहीं? इससे मेरा काम चल जाएगा। तो अब ये देखिए, इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, बहुत छोटी सी बात है जिसको आप समझेंगे। कहता है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। इट इज डेलाइट एंड ऑल द पीपल हैव अरेजन। तो ठीक है, हमें तो इसको किस में बदल लेना है कि सर हमें इसको मैथमेटिकली स्टेटमेंट में बदल लेना है। तो पहला जो होगा मेरा स्टेटमेंट, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, सुनना जा ध्यान से। थोड़ी जगह यहां ले लूं, दिख रहा है यहाँ पे बेटा? मैंने यहाँ पे इसमें P लिखा, पहला स्टेटमेंट P सच दैट P क्या है? इट इज डे लाइट, इट इज डे लाइट। और Q क्या लिखूंगा मेरे बच्चे बोलो? द पीपल हैव All the people have risen. ऑल द पीपल। आप भी लिख लीजिए। आप सीधा नेगेशन किसी का मत लिखना, एकदम पहले उसको कंपाउंड स्टेटमेंट को हमेशा उसके कंपोनेंट से ब्रेक करें। ये ध्यान रखें इस चीज को, कभी स्मार्ट बन जाओ वहां गलती करके आओगे, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है। आपको दिखाऊंगा 2021 तक में भी
कई पेपर्स में ऐसे स्टेटमेंट की तरह से क्वेश्चन आए जहाँ की ट्रूथ टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे को केवल कंपाउंड स्टेटमेंट से उसके कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली लिख के उसके बारे में आगे जो भी पूछता करना होता है। तो यहाँ पे उसने हमसे केवल क्या पूछा है, नेगेशन ऑफ यानी नॉट। अब आपका बीच में क्या लगा हुआ है, इफ, और देखो एक चीज और देखो, इट इज डे लाइट एंड, तो इसका मतलब हमारा एंड लगा बीच में कनेक्टिव, क्या लिखूंगा बताओ इसको मैं, P एंड Q लिखूंगा, ये मेरा जनरल स्टेटमेंट मेरा बन गया। अब उसने मुझसे पूछा क्या है भाई, कि सर आपसे तो नेगेशन पूछा है, नेगेशन ऑफ P इंटर, तो नेगेशन लगा दिया एंड इसके आगे। अच्छा मैं एक चीज याद दिला दूं, प्लीज थोड़ा सा टाइम और लूंगा, यहाँ पे मैं एक डिमॉर्गन्स लॉ आपको बताना भूल गया, अगर जी याद हो सर। तो Yes, sir. वो भी देख लो भाई, क्या जा रहा है, अरे तेरी मान जा भाई। एक और है डिमॉर्गन्स लॉ, सेट्स के लिए कैसे लगता था, अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, A डैश A complement. B, तो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर P एंड Q है और उसका नेगेशन, यहाँ नेगेशन आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो ये कैसे जाएगा बेटा, जब ओपन होगा नेगेशन P पे भी जाएगा और ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और में नेगेशन Q पे जाएगा। ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होंगे स्टेटमेंट्स वो सिखा रहा हूं। अच्छा जी, इसी तरह से दूसरा पार्ट क्या होता था बेटा, कोई बच्चा ये ना सोचे सेट नहीं पढ़ा तो, इतना तो सबको याद भी आ गया होगा शायद, मैं ठीक बोल रहा हूँ Yes, क्या? sir. Yes, sir. ऐसी नेगेशन ऑफ क्या लिखा है बेटा, P, और ये यूनियन तो मैं क्या लिखूंगा, और Q, है ना, ठीक है। तो जी ये सर। तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, और किस में कन्वर्ट हो जाए, एंड में नेगेशन ऑफ Q। तो ये अलजेब्रा आपने सबने नोट कर लिया नहीं करा बेटा, सारा काम अलजेब्रा से होगा, इसलिए सब बच्चे नोट कर लें इसको, क्योंकि कल को क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में लिखे मिलेंगे, ए और कैपिटल बी की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। चले जी आगे। अब देखिए, तो आपने नोटिस करा कि मैंने अपने जो स्टेटमेंट गिवन था उसको सबसे पहले तो उसके पार्ट्स लिखे, मतलब उसके कंपोनेंट्स लिखे, इट इज डे लाइट, ऑल द पीपल हैव अरेजन। फिर मैंने जनरल स्टेटमेंट जो मुझे गिवन था, उसने जो दिया था, जो उसने मुझे दिया था उसको मैंने मैथमेटिकली लिख लिया। ये चक्कर क्या हो गया है, अच्छा बड़ा छोटे का चक्कर पड़ गया है। फिर चलो अब जो भी है यहीं से कर लेंगे क्वेश्चन को, है। तो अब उसने पूछा नेगेशन ऑफ, तो नेगेशन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे कौन सा रूल रहेगा बेटा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा बोलो, डिमॉर्गन्स लॉ से, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। एंड का और नेगेशन ऑफ Q। अब आप अपने P से पूछो तेरा भाई नॉट क्या बनेगा, तो सीधा लिखो इट इज नॉट, ज्यादा इंग्लिश के पीछे मत पढ़ना, इट इज नॉट डे लाइट। यार ये कुछ बड़ा इसका हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों था। इट इज नॉट डे लाइट, और ये क्या लिखा और तो और ही लिखेंगे, और फिर क्या लिखोगे, इसका भी नेगेशन, ऑल द पीपल, समझ में आ रहा है, Yes, sir. हैव नॉट रीजन। तो कितना आसान हो गया मैथमेटिकली लिखने के बाद, क्योंकि उसमें फिर गलतियां होंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा होगा शायद, चलो नहीं लिखा तो समझ में आ गया आपकी अच्छी तरह से, नहीं पहले बताओ कि किसी जी भी सर। स्टेटमेंट को पहले हम क्या करेंगे, पहले जनरल स्टेटमेंट उसको मैथमेटिकली उसके कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे, जैसा उसने कनेक्टिव दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट को। उसने पूछा हमसे नेगेशन ऑफ दैट इज इक्विवेलेंट टू बाय डिमॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ P एंड इज कन्वर्टेड इनटू और फिर आपने इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। नेगेशन ऑफ P क्या होना चाहिए, इट इज नॉट लग जाता है, और ये और है तो और लिखोगे, ऑल द पीपल हैव नॉट रीजन। क्लियर हो गया होगा, चलो आगे, अरे क्लियर है। अच्छा Yes. और देखिए अब क्या लिखा है इसके अंदर, एक क्वेश्चन करते हैं, ऑल स्टूडेंट कंप्लीटेड देयर होमवर्क एंड टीचर इज प्रेजेंट, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो मेरा इतना तो क्या बनेगा बेटा, P. P, वेरी गुड बेटा। और ये क्या बनेगा मेरे बच्चे, Q। Q. Q।
अब मैं क्या लिखूंगा, एंड की वजह से कनेक्टिव जनरल स्टेटमेंट मेरा क्या बन गया, P and Q. P एंड Q। और मुझसे क्या पूछा गया इसका, नेगेशन। नाउ दिस इज अवर एम। ओए होए होए होए, जल्दी हो रही है। इसके आगे नेगेशन लगाया तो इसका इक्विवेलेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या बनेगा, ये नेगेशन ऑफ P Or negation of Q. और नेगेशन ऑफ Q। क्लियर। अब हमें जब कुछ नहीं करना, P से बात करनी है। P ये रहा, इसके अंदर हम क्या क्या लगा देंगे एंड भाई, द स्टूडेंट्स डू नॉट या डिड नॉट कंप्लीट देयर, देखो वो कंप्लीटेड लिखा था तो डिड नॉट लगा दिया, डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क। एंड की जगह क्या बोल दूंगा यहाँ पे, और द और। टीचर इज नॉट प्रेजेंट। खत्म। क्लियर है, लिख के दिखाऊं। यस सर। अब जेई के जब क्वेश्चन करेंगे तो आप पकड़ लेंगे इस बात को। अगला पेज ले लो बेटा, नेक्स्ट। अच्छा ये क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट, ये इनके सब आंसर्स ही है। देखो लिखा है ऑल द स्टूडेंट कंप्लीट देयर होमवर्क एंड टीचर इज प्रेजेंट, यही था बिल्कुल। यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, अच्छा ये तो एक ही बात है, पढ़ा चुका मैं आपको। आगे देखो, इट इज डे लाइट, ये भी पढ़ा दिया था मैंने, Yes, sir. यही था। अच्छा sir. एक चीज और समझना, चलो जब आएगा तब बताऊंगा। यहाँ तक के लिए ये भी वही क्वेश्चन रेशियो एक्सप्रेशन का मतलब सॉल्यूशन चल रहा है, तो आप देख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर ऑफ इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी आपसे कंपोनेंट स्टेटमेंट है, ये पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट हुज स्क्वायर। इसका क्या पूछा गया था, इसका नेगेशन था, उसमें क्वेश्चन था ना, ये कर लेंगे ना। चलो अब इम्प्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कनेक्टिव सी है। कनेक्टिव मैंने क्या क्या बताया था आपको याद है, एंड और क्या बताया था, ये है आपके इम्प्लीकेशंस। ये दो इम्प्लीकेशन, एक तो इसे बोलते हैं If then. इम्प्लीकेशन, ये होता है इफ देन, और इसको क्या बोलते हैं, इस इम्प्लीकेशन को If and डबल only Then if. only. Only if. डबल इम्प्लीकेशन, ये सब कनेक्टिव्स हैं। और इसको क्या लिखते हैं, इफ एंड Only if. ओनली इफ, और इसको शॉर्ट में आई डबल एफ भी बोल देते हैं। अच्छा इसको हम और क्या बोलते हैं, कंडीशनल बढ़ाया था, ये याद रख ले, टर्म याद नहीं होंगी तो सब बेकार हो जाओ। इसको क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल। ठीक है जी। तो अब इम्प्लीकेशन की बात आती है, तो हम इसको P, ये एरो बनाया इसकी तरफ, या इसको और ऐसे भी लिखते हैं, P कई बार यहाँ डबल एरो इस तरह से बनाते हैं, दो लाइन करके। ठीक है, तो इसका मतलब इफ P देन Q। ठीक। अच्छा इफ P देन Q का मतलब क्या है, अगर इसको और ध्यान से समझना चाहें और इसकी ट्रूथ टेबल को भी सुने तो क्या कहता है ये, ये क्या कहता है, और सुनो, ये कहता है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, यहीं से सारा स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं कहता हूं, कोई एग्जांपल बनाते हैं, इफ यू get 90% in boards, then I will give you पार्टी। चलेगा भाई। तो यहां पे साफ है इफ देन नजर आ रहा है, तो ये जो P का काम कर रहा है, यू गेट 90% बोर्ड देन आई विल गिव यू अ पार्टी, किसका काम कर रहा है, Q का। तो दैट इज P इम्प्लीकेशन Q या P कंडीशनल Q। समझ में आया नहीं। अब यहां सुनने की बात यह है कि सर इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, और इसको सुनना बहुत जरूरी तरीके से। अगर आपने ये एग्जांपल याद रखा तो आपको कभी नहीं भूलेंगे बेटा, और भूलना है ही नहीं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलना। जैसे मैंने यहाँ पे P और Q के लिए क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, हो सकता है P ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, फॉल्स भी हो सकता है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाए, या पहले इसको भी ट्रू ले लो, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाए, और P अगर फॉल्स है तो Q
फॉल्स हो जाए। शायद इससे ज्यादा संभावना नहीं हो सकती, जैसे आप उसमें भी करते थे, तुम्हारा जब कॉइन उछालते थे तो 2 कॉइन, याद करो। Yes, sir. यही टोटल पॉसिबिलिटीज बनती थी, आई थिंक, है ना। तो अब हम यहां पर P then Q दिखाते। इफ P then Q, क्या मतलब हुआ कि सर मतलब हुआ ये ट्रू हो जाए। इफ यू गेट 90% इन बोर्ड्स, के उससे कहा ट्रू हो गया जी, 90% बोर्ड मिल गए, देन पार्टी भी मैंने आपको दे दी। तो जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल गया? ट्रू, पार्टी मिल गई। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है या नहीं? अरे सत्य है, आपने 80% 90% लिया है और मैंने आपको पार्टी दे दी। कंडीशन यही तो थी कि आप 90% लाओ मैं आपको पार्टी दूंगा, आप 90% लाओ मैं आपको पार्टी दूंगा, यही कंडीशन है। 90% लाए मैंने पार्टी दी। स्टेटमेंट, कथन जो हमारा वाक्य वो क्या बन गया? ट्रू। ठीक है सर। अब क्या हुआ कि सर 90% मैं तो ले आया बट यू डिड नॉट गिव मी पार्टी। सर कथन क्या हो गया? फॉल्स। मैंने क्या लिख दिया यहां पे? फॉल्स। चलेगा? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बोलते हैं ना बेटा दिमाग में भी कंफ्यूजन आए। अब क्या हुआ? यू डिड नॉट गेट 90%, आपके 90% नहीं आए और मैं पार्टी दे रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्यों ट्रू है? आप 90% लाएंगे तब मैं आपको पार्टी दूंगा, आप 90% नहीं लाए तब भी पार्टी दे रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? ट्रू है। कोई कह दिया ऐसे तो मैं तो नहीं मान सकता भाई। स्टेटमेंट केवल ये कह रहा है अगर तुम 90% लाओगे तो पार्टी दूंगा मैं। 90% तुम नहीं लाए, मैंने तुम्हें फिर भी पार्टी दी। जैसे कि हमारे जैसे कानून में होता है कि जब तक किसी दोषी को हम सजा तभी देंगे जब हम वो साबित ना कर दें। ये बात मानते हो? तो यहाँ Yes, साफ sir. साफ ये है कि उसने कहा भाई तुम 90% नहीं लाए, मैंने पार्टी दे रहा हूं, तो भी तो कथन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना स्टेटमेंट पे। अरे स्टेटमेंट फॉल्स थोड़ा हो गया भाई। भाई Yes, sir. स्टेटमेंट फॉल्स तब होता जब मैं तुम पार्टी नहीं देता। तुम 80% 90% लाए नहीं, मैंने पार्टी दे दी, तो स्टेटमेंट रॉन्ग थोड़ा हुआ। तो इसलिए ये भी ट्रू में आएगा। अच्छा, तुम 90% लाए भी नहीं, मैंने पार्टी दी भी नहीं, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गया? तुम 90% लाते तो मैं तुम्हें पार्टी देता, ये तो अब भी ट्रू है। ठीक है। तो कई बार बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है क्योंकि वो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुन नहीं रहा होता। आप दोबारा सुने, मैंने कहा था अगर तुम 90% लाते हो देन आई विल गिव यू पार्टी। तुम 90% लाए, मैंने पार्टी दी, ट्रू। मेरा कथन जो वाक्य था वो ठीक है। मेरे वाक्य पे कहां जैसे फॉल्स होगा मैं यहां फॉल्स पेल दूंगा। तुम 90% लाए, मैंने तो पार्टी नहीं दी, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन ये है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन ये है। आगे तुम 90% नहीं लाए, मैंने तब भी पार्टी दे रहा हूं, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हुआ? मेरा स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए मैं ट्रू लिख रहा हूं। तुम 90% नहीं भी लाए, मैंने पार्टी भी नहीं दी, तो ये स्टेटमेंट का गलत हुआ। तुम 90% लाते तो मैं पार्टी देता ना, तो ये तो भी ट्रू है। क्योंकि किसी भी मुजरिम को तभी दोषी ठहराएंगे जब वो साबित हो जाए, इससे पहले तो वो निर्दोष है। Yes, sir. तो अच्छा, अब सीधी सी बात, नो बकवास। ये जो कहानी थी ठीक है अपनी जगह, ठीक है। याद क्या करना है? याद ये मत करो कि 3 जगह ट्रू आता है, याद ये करो कि एक जगह फॉल्स आता है। फॉल्स कब आता है? जब पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तब फॉल्स मिलता है, बाकी सब केसेस में ट्रू मिलता है। छोड़ो एग्जाम्पल, बट दैट वाज नाइस एग्जाम्पल, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस एग्जाम्पल, गुड एक्सप्लेनेशन वर डन फॉर यू। बट मैं फिर कहूंगा कि पहला ट्रू हो, पहले से मतलब ये P वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो, उस केस में फॉल्स आएगा और सब जगह ट्रू हो जाएगा। सुनाई दे गया? जी सर। Yes, sir. अच्छा, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। एक टर्म और आगे आएगी, और आएगी तो पहले ही बता दूं, दिमाग में आ गई। एक टर्म आई कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव है अगर इफ P then Q गिवन हो, पहले तो ये हो, तो
इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा कि सर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा नेगेशन ऑफ Q देन इफ देन नेगेशन ऑफ P। बाद वाले पे नेगेशन लगाओ, इधर ले जाके लिख दो, और पहले वाले को बाद में लिख दो, नेगेशन लगा दो। अच्छा, मजे की चीज है कि बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि अगर तुम 90% बोर्ड में लाओगे तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। यहां क्या है, मैं तुम्हें पार्टी नहीं देता हूं क्योंकि तुम बोर्ड्स में 90% नहीं लाते हो। तो बोथ आर आइडेंटिकल, सेम है, ये इक्विवेलेंट है। अब कोई बच्चा कहे सर फील नहीं आ रही इक्विवेलेंट की, तो एक काम करो, जो इसकी ट्रूथ टेबल से मुझे ये फाइनल इसका कंक्लूजन मिला है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो इसकी भी ट्रूथ टेबल का फाइनल रिजल्ट यही मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसकी ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं। देखिए, एक पॉइंट नोट कर रहे हो बेटा, नोट कर पहले बताओ। कर रहे हैं सर। नोट करते चलो, नोट्स बना लो इसके तरीके से, क्योंकि ये सारा काम आने वाला है। अब मैंने फिर से ट्रूथ टेबल तैयार करी। कैसे तैयार करी कि सर ये P ये Q, पहले याद करने के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो इसमें लिखो इस तरीके से, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ये सारी संभावना आ गई। अब मुझे इन दोनों से मतलब है, तो पहले नेगेशन ऑफ Q लिखो। नेगेशन ऑफ Q का मतलब क्या है, ट्रू को कर दो फॉल्स, फॉल्स को कर दो ट्रू, ट्रू का कर दो फॉल्स, और फॉल्स को कर दो ट्रू। फिर क्या लिखूंगा, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P पे आ जाओ बेटा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स का ट्रू। यहां तक कोई दिक्कत? अब तो सर मुझे इफ P देन Q बताना है, यानी कि नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P। और इसके लिए तो ये कनेक्टिव जो था कंडीशनली तो मैंने पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था कि सर पहले वाला कौन है, सर Q नॉट, और दूसरा क्या है, नॉट P। तो हमें Q से P की तरफ जाना है, मतलब नॉट Q से नॉट P की तरफ। तो मैंने क्या बताया था, अगर पहले वाला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो लिखना है फॉल्स, अदरवाइज सब जगह क्या लिखना है, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। चलेगा या नहीं चलेगा? चेक करो भाइयों बहनों, आर दे इक्विवेलेंट? Yes, sir. Same result is obtained. तो these type of two statements are equivalent, यानी किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का मतलब है कि हम उसे दूसरे रूप में लिख रहे हैं स्टेटमेंट को सिंपली, लेकिन वो उसका मीनिंग क्या है, सेम है। और दूसरा, यहां से हमने एक चीज सीखी, अगर हम एक इस बूलियन एक्सप्रेशन को बना रहे हैं और एक इस बूलियन एक्सप्रेशन को बना रहे हैं, क्योंकि इनका मुझे रिजल्टेंट सेम मिल रहा है, that's why these two statements are equivalent। ध्यान रहेगा? यस। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसी स्टेटमेंट का, किसी स्टेटमेंट क्या, इफ P देन Q का लिखा जाएगा, इफ P देन Q का ही लिखा जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं है। इसको इंगल लाओ, उसको इंगल ले जाओ, दोनों पे क्या लगा दो, नेगेशन। ठीक है? अच्छा, ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी खत्म हुआ अब आपका। तो किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना हो तो लिख देंगे ना। जैसे अभी स्टेटमेंट की जिसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो, तो क्या लिखोगे कि सर ये तो P देन Q था, यहाँ क्या लिखोगे, नॉट, इसका मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख रहा हूं। एक मिनट, थोड़ा यहाँ जगह बना लूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कि सर कैसे लिखोगे, कि लिख तो लिया, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेशन ऑफ Q उठाओ। Q ये ना, ये P था, और इतना P माना था, इतना Q, बोलो नेगेशन ऑफ Q। I will not give you party. give you party if, या बिकॉज भी लिख दो चलेगा, ये भी होता है, क्वांटिफायर होता है, चलता है भी। इफ यू डिड नॉट गेट 90% इन बोर्ड्स, अरे उस पे मत जाना, किस पे, ग्रामर पे, वहां ठीक ही मिलेगी और गलत भी मिलेगी, तो ये ठीक करना है। समझ में आ गया? इसका नेगेशन लिखा, इसका भी नेगेशन लिखा, उसको पहले लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया। तो किसी स्टेटमेंट का
काउंटर पॉजिटिव लिखने का मतलब उसको दूसरे रूप में लिखना है, बट वो मीनिंगफुल दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। मैंने टोटल उसकी ट्रुथ टेबल से भी आपको समझाया। क्लियर है? चले आगे। बताइए। Yes, sir. चलो, एक दो बच्चे कहते हैं चले आगे, और तो सब कहते हैं रुका रहो क्या? ये बताओ। Yes, sir. रुका रहो। तो ये काउंटर पॉजिटिव भी खत्म हो गया भाई। पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट। तो फिर से एक बार बताता हूँ, पी इफ पी देन क्यू, तो काउंटर पॉजिटिव क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ क्यू, Then negation of P. नेगेशन ऑफ पी। ठीक है नहीं? तो अब तो याद हो गया। और ये दोनों का मीनिंग क्या है? Same. Same. सेम का मतलब क्या है? अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये इक्विवेलेंट है। चलो कोई बात नहीं, एक बार रिपीट हो गया इस बहाने। अब आगे चलते। अच्छा सुनो, इनवर्स भी हो सुनो, तो फिर इनवर्स भी सुन लो, कन्वर्स भी सुन लो। कन्वर्स, अगर कोई स्टेटमेंट पी इफ पी देन क्यू लिखा है, देखो सब कहानी पी देन क्यू के लिए है, मतलब इस इम्प्लीकेशन के लिए ही है। कभी हर किसी का कन्वर्स निकालने लोगों, तो कन्वर्स में सीधी सी बात है, कन्वर्स दिख ही रहा है, इसको इधर ले आओ, क्यू देन पी कर दो, खत्म, ये कन्वर्स हो गया। और अगर इनवर्स की बात कर रहे हैं, लो इनवर्स निकालना है अगर पी देन क्यू का, तो इसका इनवर्स, ये इसका कन्वर्स था स्टेटमेंट का, और इसका इनवर्स क्या बनेगा? इनवर्स ऑफ पी इफ इनवर्स ऑफ नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ क्यू कर दो, बस क्या आगे नेगेशन लगा देना है। सही दे गया? अब देखो यहां समझ में आ रहा होगा। और ये हमेशा इन्हीं के लगता है इम्प्लीकेशन पी देन क्यू के लिए, इफ पी देन क्यू के लिए, और किसी के लिए कन्वर्सन। और मजे की चीज सुनो, एक चीज सुनना है ना, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं, देखो जब क्वेश्चन पढ़ लो, इनवर्स की बात हो रही है, इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स देन द इनवर्स ऑफ इफ पी देन क्यू इज, आगे नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू, यही आ गया इनवर्स। Yes, sir. डेफिनेशन पढ़ लो यार। इफ ए नंबर, देखो हमें सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो मेरा यहाँ से पी क्या निकल के आया? पी में निकल के आया, क्योंकि मैं मैथमेटिकली पहले चेंज करूंगा, ठीक है। पी क्या निकला? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये मैं लिख लिया। और क्यू क्या निकलेगा? क्यू इट इज लिख लो, या अ नंबर, या इट इज लिख लो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देखो पी ओ क्यू निकल गए। या दा नंबर लिख लो, दा नंबर उसकी बात हो रही है, दा नंबर लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दा लिखो आप, जबकि दा वहां नहीं है, इट लिखा है, इट लिख लो यार, जैसा तुम्हारा मन करे। तो अब आया कहता है ये हमारा पी देन क्यू है या नहीं। अब मैं इसका क्या लिखना चाह रहा हूं? इनवर्स, वो आपने सीखा था, अगर पी देन क्यू है तो हम लोग नेगेशन ऑफ पी देन नेगेशन ऑफ क्यू लिखते हैं, नेगेशन लगाते हैं उसके आगे, तो हमारा ये हमारा इसका इनवर्स हो गया। अब क्या बना ये? नेगेशन ऑफ पी बोलो, क्या होगा? बोलो, द नंबर is not divisible by 9. is not divisible by 9, then It is not divisible by it is not divisible by 3। ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे चल रहा है भाई, तो इतना आसान है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये जो हमने इसका, अच्छा ये इनवर्स लिखा, अच्छा ये इनवर्स समझ में आ गया इसका? नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा एक चीज बताओ, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 है, देन इट इज डिविजिबल बाय 3, होगा नहीं होगा? Yes, sir. पक्का होगा। मैथमेटिकली दोनों ही 2 लिखे हुए, मतलब इसलिए, तो इसलिए मैंने जान के बोला। अब जब मैं इसका इनवर्स लिखा हूं, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर कोई 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं किया, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों बात ठीक लिखी है। Yes, अगर sir. 9 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना? Yes. Yes, sir. क्या? हो जाए। 6 है ना? तो ये तो इसका इनवर्स लिखा गया। अच्छा अब एक चीज समझना, तो इनवर्स बनाना आ गया। कन्वर्स क्या होगा? ये इस तरीके से बनेगा,
Q इधर आ जाएगा, P इधर चला, ये कन्वर्स के लिए। कन्वर्स में मैं हमेशा ऐसे याद रखता हूँ क्रॉस और इनवर्स, क्योंकि जैसे हम साइन इनवर्स लिखा करते थे तो यहाँ पे एक ऐसे साइन आता था, तो इनवर्स का साइन में क्या आता है, आगे नेगेशन आ जाता है, तो मैं सीधा सीधा नेगेशन आगे लगा देता हूँ, मैंने ऐसे याद कर रखा है। एक बार सुनो, इनवर्स में साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हम लिखते थे तो इनवर्स आता था, मैं इस इनवर्स के साइन को नेगेशन में बदल लेता हूँ दिमाग में, और सीधा इसके आगे भी नेगेशन, इसके आगे भी नेगेशन। कन्वर्स में एक दूसरे को कन्वर्स करते हैं, तो इसको इधर कर देता हूँ, इसको उधर कर देता हूँ। याद हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब जरा फिर से हम एक उसी एग्जांपल की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। ऑल पेजेस के लिए कैसे होगा? अच्छा, यहाँ दबाओ फिर। अब ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ जी, अब हम अगर इसमें से क्वेश्चन उठा लें, या चलो अपनी तरफ से लिख लेते हैं। सुनो, वही लिखते हैं, क्या लिखा था मैंने स्टेटमेंट अभी? इफ यू गेट 90% in boards, then I will give you party। यही दिया था भाई, यही समझाया था मैंने, यही है। तो ये तो मेरा P है, वो मेरा Q है, तो यानी ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा है, इफ P then Q। ये वाला पार्ट मेरा केवल P का काम कर रखा है, और ये वाला काम किसका काम कर रहा है बेटा? Q का। यही कहानी है, ये नहीं? तो समझना बात को ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आगे होंगे। अगर मैं कहूं भाई इस स्टेटमेंट का आप इनवर्स बताएं, तो आपने बताया सर इनवर्स में तो आप क्या कहते थे, नीचे उतारते थे और क्या करते थे, नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q। ये तो हो गया इनवर्स। और अगर हम यहां बात करें किसकी, इफ P देन Q गिवन है, और मैं यहां पे लिखूं क्या इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या बनेगा बेटा, ऐसे एरो बनाते हैं तो Q देन P। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये दो स्टेटमेंट हमें ऐसे मिला और हमसे कन्वर्स या इनवर्स पूछा जाता है, तो आप देखो इसकी ट्रुथ टेबल बनाता हूं मैं जरा, P और Q, पहले इसके टोटल आउटपुट लिख लो, TTFF, और यहाँ TF TT में TF ऐसे लर्न कर लिया। आप बताइए नेगेशन ऑफ P क्या बना, इसका क्या मिला, F, T का F, F का T और F का T। यहां तक कोई दिक्कत? फिर नेगेशन ऑफ Q लिया मैंने, नेगेशन ऑफ Q क्या मिलेगा जी, F, इसका T, T का F और इसका T। अब इसका इंप्लीकेशन निकाल लो, यही है जी। इंप्लीकेशन में एक तो इसको देखना है और एक इसको देखना है, और मैंने बताया था पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तब फॉल्स आता है, और सब जगह क्या मिलता है, ट्रू। ठीक है, आप वही देखो कि पहला ट्रू है इसमें है और यहाँ पे फॉल्स है, सीधा यहाँ लिखो क्या, फॉल्स, और सब जगह आंख मीच के ट्रू। कितनी जल्दी टेबल बन गई, सोचना ही नहीं है। ये मेरा हो गया इनवर्स। अब मैंने यहाँ पे निकाली उसके लिए टेबल, दोबारा से मैं अलग से वैसे लिख तो ही सकता था, पर मैंने कहा अलग से बताता हूँ, कोई फायदा नुकसान नहीं है। TF, अब तो याद भी हो गया होगा ये। अब Q देन P निकालो जी, तो पहले Q है, अब इधर से इधर की तरफ चल रहे हो, तो इधर की तरफ देखो, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो यहाँ तो मिलेगा F, और सब जगह आंख मध्य क्या लिख देंगे, ट्रू। वेरी गुड। डिड यू थिंक फाइनल स्टेटमेंट की हमें ट्रुथ वैल्यू सेम मिल रही है? तो बोथ आर Equivalent. इक्विवेलेंट। बेटा क्वेश्चन आते हैं, अब याद रखना, किसी स्टेटमेंट का कन्वर्स या इनवर्स बोथ आर सेम। आई बात समझ में? क्योंकि वहां बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, कभी कन्वर्स देता है, कभी इनवर्स देता है, और पूछता है तो हम बताना पड़ता है, लेकिन बच्चों पता तो कोई कन्वर्स और इनवर्स का मीनिंग एक ही है, लेकिन इफ P देन Q के लिए निकलता है, बस एंड और के लिए नहीं है। समझ में आई कहानी बेटा? यस सर। चलते हैं आगे हैं। तो मैंने ये एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये भी कह सकते हो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में तो सेम मिलता है ना, तो हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसी का निकालने के लिए पता क्या होता है, P देन Q लिखा होता है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा जब भी बोला जाएगा तो हम उससे क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं, क्या बताया था,
Not Q implies not. इक्विवेलेंट बोलना यहाँ ठीक है, ज्यादा है। नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव ऐसे लिखा जाएगा, बस ये समझ लो। कॉन्ट्रापॉजिटिव मीनिंग ये है, और ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है कि कन्वर्स और इनवर्स आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनकी ट्रुथ वैल्यू का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें सेम मिलता है। चलो आगे, Yes. सर चलो बोलो कुछ सर, दूसरा है। जी सर। बोलो। सर जो अभी हमने स्टेटमेंट ली थी सर, इफ मतलब P थी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, फिर Q था नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो सर वो वाली तो सर ट्रू स्टेटमेंट थी। अगर उसका इनवर्स निकालेंगे तो सर ऐसा हर बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी सर, जी सर, कोई स्टेटमेंट ट्रू है रचित सैनी ना, जी सर, चाहे वो फॉल्स है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जी सर, मैं तो अपनी कंडीशन लिखूंगा, अगर वो ट्रू होती तो, अगर वो फॉल्स होती तो, बस मुझे मतलब नहीं क्या लिखा है। जब मैं पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था जी सर, कि अगर कभी वो ट्रू है, कभी वो ट्रू है, कभी वो ट्रू है, कभी वो फॉल्स है, कभी फॉल्स है, कभी ट्रू है, कभी फॉल्स फॉल्स, तो मेरे तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मुझे जी इस सर, बात पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा। जी सर। अब मैं क्या बताने वाला था वो भूल गया, क्या कहने वाला था मैं, कोई बताओ, याद दिलाओ कोई। इक्विवेलेंट बता दिया, चलो एक बार पीछे देखता हूँ, शायद याद आए उससे। सारा नोट कर लिया ना बेटा? यहाँ पे Yes, मैंने sir. आपको इसका इनवर्स निकालना बता दिया, तो मैं अगली वर्कशीट पे आता हूँ, कोई बात नहीं। अगली वर्कशीट कहती है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इम्प्लीकेशन आ गया। इम्प्लीकेशन से मतलब डबल इम्प्लीकेशन है। ये क्या है? अच्छा सुनो 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 भाइयों और बहनों, जो बात रह रही थी उसको फिर सुन लो जरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा उसे बता दूं भाई, उसके बिना तो काम बिगड़ जाएगा सारा। सच में सारी मेहनत ही खराब हो जाएगी। वो सुनो, अगर इफ P देन Q लिखा होता है तो ये बेटा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P V Q लिखो या R या और Q लिखो, ये हमेशा इक्विवेलेंट होगा। और इसका यूज मैं सबसे ज्यादा करूंगा, सबसे ज्यादा। आपका मन करे तो फिर से चेक कर लो, आर दीज टू रिजल्ट सेम? P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखते चले जाओ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P देन Q, हाँ जी, पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, फॉल्स लिखूंगा, अदरवाइज सब जगह क्या लिखूंगा? ट्रू। तो ये फॉल्स हो गया होगा याद भाई, बहुत चैप्टर इजी है भाई। अच्छा अब इसकी टेबल बना लेते हैं। नेगेशन ऑफ, पहले तो P लिखना चाहिए, पहले तो सारी बातें लिखनी चाहिए, P एंड Q। P और ये है भैया जी Q हमारा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले मैंने नेगेशन ऑफ P निकाला, आराम वैसे डायरेक्ट सोच सकता था पर मैंने फिर भी निकाला, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब नेगेशन ऑफ P देन Q करना है ना, नहीं और नेगेशन ऑफ P और Q। हाँ जी, और क्या होता था? और ये होता था जैसे कि मैं के आई विल गिव यू अ पेन और अ बॉल, तो और में क्या है, मैं आपको पेन दे दूं या बॉल दे दूं या दोनों दे दूं, तो मैं ट्रू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P और Q से बात हो रही है, तो दोनों में से ये दे दिया गया तो ट्रू। यहाँ पे मैंने आपको दोनों में से कुछ भी नहीं दिया तो दोनों फॉल्स, और दोनों दे दिए तो भी ट्रू, और चल रहा है ना, और एक दे दिया तो भी ये ट्रू। तो इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक में फॉल्स आता है जब आप जो है ना तो उसे पेन दो और ना ही तुम उसे बॉल दो। आपने कहा था आई विल गिव यू पेन और बॉल, और आपने ना तो पेन दिया ना बॉल दी, तो ये फॉल्स हो गया। और सब जगह ट्रू, आपने पेन दे दिया या बॉल दे दिया, एक बार दोनों दे दिए, एक बार दोनों कहा दिए यहाँ पे। तो डिड यू गेट बोथ ट्रुथ टेबल कंक्लूड द सेम रिजल्ट्स, देयरफॉर ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या है? इक्विवेलेंट। तो बेटा इसका सबसे यूज ज्यादा होगा आपके लिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। आगे चले जी। ठीक, तो अगला पेज ले लेते हैं। डबल इंप्लीकेशन, हाँ इसी पे थे हम। डबल इंप्लीकेशन क्या है? P then Q, Q then P, P is implies Q, P is implied by P, Q is implied by P। यानी कि अगर P then Q है as well as and
Q देन P भी होना चाहिए, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, P डबल इंप्लीकेशन Q, P then Q and Q then P, that is if P if and only if Q, ठीक है, ये तब होगा if and only if, तो एंड आएगा बीच में, दोनों को ट्रू होना चाहिए। यानी कि मैं कहता हूं अगर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल if and only if all the sides of triangle are equal, ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा अगर उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, ये तो आपने ऐसे पढ़ा। और बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ लगाता हूं तो इफ एंड ओनली इफ कहता है कि लेफ्ट टू राइट भी जाना है, राइट टू लेफ्ट भी आना है, तो यानी कि इफ उसका उल्टा भी देखूं तो क्या बनेगा, ऑल द साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यानी दोनों ही होने चाहिए, एंड दोनों ही होने चाहिए, इसलिए यहां पे एंड आ रहा है, तो ये दोनों ट्रू होंगे तभी ये P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू होगा, ठीक। तो इसके अंदर ट्रू टेबल अगर P एंड Q, P एंड इफ एंड ओनली Q की बात करें, P Q एंड P इफ एंड ओनली इफ Q, तो इसमें आप नोटिस करना कि ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स बड़ा आसान है, ट्रू फॉल्स नहीं समझ में आया तो प्लीज मुंह से बोल देना, आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, शर्माना नहीं। अब सीधी सी बात है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन बोलो All Sides are साइड्स आर इक्वल, और साइड्स आर इक्वल तो ट्राइंगल इक्विलेटर होगा तो ट्रू है। यहां पे मैं कहता हूं ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, साइड्स आर नॉट इक्वल, और साइड्स आर नॉट इक्वल, ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर आप दोनों को ट्रू नहीं करते, एक ट्रू करते एक फॉल्स करते हैं, यानी कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। भाई Yes, दोनों sir. तरफ से ट्रू होना चाहिए। ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। अगर दोनों बातें एक साथ ट्रू है, तो जब दोनों एफ है तो वो ट्रू है, जब दोनों ट्रू है तो भी वो ट्रू है। इनमें से एक भी बात गलत हो गई तो फॉल्स में चला जाएगा, ये याद रखना है। इनमें से कोई भी एक बात गलत हो गई तो फॉल्स में चला जाएगा। दोनों फॉल्स हो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लगाए तो भी ट्रू है, और दोनों ट्रू हो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लगाए तो भी वो ट्रू में आएगा। रीजन एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो ये यहाँ पे इक्वी एंगुलर लिखा है, मैंने इक्वी साइड्स बोला था, शायद बात एक ही है या नहीं? तो ये एग्जांपल अपना बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर भी हो गई, टेबल भी समझ में आ गया। अच्छा, आपको बच्चा कहे नहीं जी सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इससे दिखाओ इक्विवेलेंट क्यों है, वैसे तो दिख ही रहा है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटर है तो इक्वी एंगुलर है, और ये कहता है इक्वी एंगुलर तो ट्राइंगल इक्विलेटर होगा, दोनों बातें ट्रू हो गई, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कोई कहे नहीं जी एक बार दिखा दो कि ये भी ट्रूथ टेबल ट्रू होगी, ये इक्विवेलेंट होगी। मैंने फिर से PQ बनाया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, प्लीज करते चले जाएं, ट्रू फॉल्स। अब तो बनाना आ गया होगा ही। P देन Q, क्या कैसे करोगे P देन Q को? कौन कराएगा भाई P देन Q को? मैं करवाऊं? हाँ कराओ बेटा। सर सिर्फ जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तब ये फॉल्स बनेगा, बाकी ट्रू। बिल्कुल यही सोचना है। अब Q देन P, तो उल्टा याद रखना, Q से P की तरफ चल रहे हो तो पहले को देखो ट्रू किसमें, इसमें, तो यहाँ फॉल्स नहीं है। सर थर्ड वाला ट्रू फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स, तो बस यहाँ फॉल्स आएगा और सब में क्या आएगा? ट्रू। या चेक करना। और अभी तो रुक जाओ, अभी तो इन दोनों का एंड देखना है। सॉरी, अभी इन दोनों का एंड। तो मैं इसको अपना स्टेटमेंट को R लिख लेता हूँ, और मैंने यहाँ इसको R बोल दिया, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। एंड तो करना बड़ा आसान है। एंड क्या होता है? आई विल गिव यू पेन एंड बॉल, OR और बॉल। तो और का मतलब क्या, कोई भी एक दे दूंगा तो भी ट्रू है, दोनों दे दूंगा बस उस जगह गलत होगा, जब दोनों जगह क्या होगा? फॉल्स। सर यहाँ पे P कहीं then भी Q दो, में थर्ड वाला गलत है। अच्छा तो एंड है। ओहो, तो इसमें तो एंड में क्या होगा? बॉल एंड पेन दोनों देने। आई विल गिव यू बॉल एंड पेन, तो दोनों देने। अगर एक भी कम दिया तो फॉल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। देखना जरा आर द इक्विवेलेंट। Yes. तो यानी कहीं पे अगर मुझे ये दिखाई देगा तो आई कैन राइट दिस, और मैं इसको भी यूज ज्यादा करूंगा। आप समझ लीजिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। जेईई मेन में क्वेश्चन सीधा सीधा यार, फ्री का है मार्क्स।
मतलब इसको तो एक क्लास ये लिए एक क्लास ये, इसी में ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका है। जो मैंने समझा दिया ना, अब इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं बचा, मैंने सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दी है। अब बात है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिसिंग करते, कितना करते, ये इस पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। अब तो खैर हम लास्ट वर्कशीट पे चल रहे हैं, देखता हूँ क्वेश्चंस की वर्कशीट बनी हो तो इक्विवेलेंट टू, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब पढ़ा दिया। जब देखता हूँ भाई ये तो वही खुल गई भाई, वही है क्या? नहीं, अलग है। सुनो जी, तो मैंने नई एक 17 पेजेस की और पीपीटी तैयार कर रखी है, इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखो बेटा, बहुत काम की चीज है। क्या लिखा है? कई बार क्या होता है कि 11th की क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और हमें पता भी होना चाहिए, पता पड़ा वहां पे बिल्कुल वैसी लैंग्वेज नहीं आई, कुछ और तरह की लैंग्वेज आ गई, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की जरूर। अरे यार ये कैसे करूं? पहले चलो वो तो ब्लैक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये बड़ा कैसे करूं इसको? अरे वैसे ही कर लूं तो सही कह रहा। नहीं है तो दिख तो रहा वो। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या कह रहा है ये कह रहा है रीड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ देन वाले इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा इफ पी देन क्यू। सर इसका तो काउंटर पॉजिटिव लिख सकते तो सेम मीनिंग होता है। एक तो मीनिंग ये हमें पता पड़ गया सीधा सीधा। तो देखो इसे कहीं ना कहीं लिखा होगा, एक स्टेटमेंट उससे लिखी हुई है यहाँ पे। देखो समन, आप बेटा सुन लोगे तो कोई ये सब चीजें पढ़ाता नहीं, ऐसे ही आगे चलते रहते, और पता पड़ा घुस के क्वेश्चन पूछे टीचर ने तो आप गए। इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड, तो यानी पी हमारा क्या हो गया? ये अननेचुरल नंबर इज ऑड, दैट इज पी। इफ नहीं लिखते उसके अंदर और देन भी लिखते इट्स स्क्वायर इज आल्सो ऑड। देखो लिखा है स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर इज ऑड क्यू, इसमें देन नहीं लिखते, तो ये तो हमारे पी और क्यू डिफाइन हो गए। और इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बन गया? पी देन क्यू। ये तो बना बेटा, पढ़ा हुआ है आपका। अच्छा, अब वो इसको कह रहा है 5 तरह से लिख के दिखाओ, तो मैथमेटिकल लिखते देखो पी इंप्लाइज क्यू, दैट इज, अब हमने एक नया नंबर एक्स वेरिएबल में लिखा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, देन एक्स इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इंप्लीकेशन इज ऑड नेचुरल नंबर। तो हमने थोड़ा इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अभी तक बिल्कुल भाषा में आ रहा था, आपने एक्स एक नेचुरल नंबर लिया और उसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा और कहा कि वो जो है एक नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल सेम लिखा। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है और ये कंक्लूड होता है हमेशा। देखो लिखा हो कंक्लूड, जो की होता है कंडीशन, है ना, इससे हमें कंक्लूड मिलता है। ये सफिशिएंट अगर ऐसा होगा तो ये कंक्लूड करेंगे। यही तो बताया था, अगर आप 80% नंबर लाएंगे तो मैं आपको पार्टी दूंगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है कि यू हैव टू ब्रिंग 90% मार्क्स इन बोर्ड, देन आई विल गिव पार्टी। वो कंक्लूड होगा। तो जो पहली वाली कंडीशन होती है सफिशिएंट होती है, जो दूसरी वाली होती है इसके अंदर कंक्लूडिंग होती है। ठीक है, तो इसने इस बात को उसी फॉर्म में लिख दिया। इट इज नोइंग दैट, अगर नोइंग दैट में लिखे सफिशिएंट है, द नेचुरल नंबर इज और इट इज सफिशिएंट, आगे सफिशिएंट पहले के लिए, टू कंक्लूड दैट इट स्क्वायर इज ऑड। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसका मीनिंग कब पता पड़ा? वहां पे ऐसे लैंग्वेज लिखी है इट इज सफिशिएंट व्हिच कंक्लूड्स दैट, और आप वहां मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं यार यू क्या लिखा गया, संजीव सर ने तो पढ़ाया नहीं था। तो ये इफ देन पी ही लिखा हुआ है, इफ पी देन क्यू ही लिखा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, अभी इसको अगले वाले में लेगा P and only if Q that A is a natural number is odd only if, कई बार only if का यूज होता है इसके लिए, if P then Q के लिए। यहाँ पे एक only टर्म यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन का लैंग्वेज को सेम लिख देते हैं। ये भी if P then Q ही है। ठीक है, तो कभी बीच में only if लिखा आ जाए ये क्वांटिफायर, तो फिर वहां आप दिक्कत मत करना कि भाई ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे भी करते हैं कि अभी तो मैंने इसे सफिशिएंट और क्या बताया था, कंक्लूड बताया था, इसी में इसको नेसेसरी बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन। और इसको देखो लिखा है कहीं ना कहीं जरूर आगे, नेसेसरी कंडीशन, क्यू इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर पी। अच्छा, ये जैसे पढ़ो पहले क्या लिखा है,
Q is the necessary condition for P, इस तरह से भी लैंग्वेज को लिखा जाता है। When the natural number is odd, then its square is necessarily odd, तो इसको हम necessary बोलते हैं, necessarily condition जो बाद वाली होती है। तो एक तरीका ये भी है इसका लिखने के बाद। फिर ये तुम्हें साफ दिख रहा है इसका क्या लिखा हुआ है, ये नेगेशन ऑफ Q आ गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो सर ये भी ठीक है, तो सीधा है इसका आप नॉट लिखिए, इफ द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर, इसका भी नोट कर दीजिए, देन द स्क्वायर ऑफ इज नॉट ऑड। ठीक है जी, तो ये तो तुम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से लिख सकते हो क्योंकि वो सेम मीनिंग रखता है। इसके अंदर नेसेसरी और एक सफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, एक मैथ का नाम दे दिया और एक ओनली कर देते हैं इसकी ऑन लीफ। तो ये 3-4 तरीके आपके बनते हैं इस इफ देन क्यू को लिखने के। ठीक है, एक ऑन लीफ, एक नेसेसरी सफिशिएंट वाला, और दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला, और एक उसको मैथमेटिकली रूप दे दो, बस भाषा का चेंज करा है। ठीक है, एक ऑनली बहुत ही काम आता है, ऑन लीफ, ये ध्यान रखना, देन ये ऑन लीफ लिखा जाता है। चलूं आगे, चलिए आगे देखो, लिखा था कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मेरे ख्याल में मुझे इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत है सभी स्टेटमेंट लेकिन इनके कॉन्ट्रा पॉजिटिव है और वो आपको पता है, तो मैं पढ़ा चुका क्योंकि इसको बहुत बुरी तरीके से। अच्छा, राइट द कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स भी आपको पढ़ाए, कन्वर्स में क्या करता था, अगर P देन Q लिखा है तो क्या करते थे कन्वर्स से बेटा, Q then P. Q देन P। एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन, तो क्या लिखोगे, इधर ले आओगे Q वाले को, इफ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन देन इट इज इवन, खत्म क्वेश्चन। अब बताओ इससे मैं कराऊं क्या, ये तो पीपीटी बनी हुई है तो मैं बता दिया, नहीं तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ, कन्वर्स भी इनवर्स भी सब। आगे क्या लिखा है, इफ एंड ऑन लीफ। देखो बेटा, वो इफ एंड ऑन लीफ का मतलब वही है कि अगर P to Q चल रहे हैं वो ट्रू होगा, तो Q to P चल रहे हैं वो भी ट्रू होगा, दोनों का एंड भी ट्रू होना चाहिए तब ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ है, मैं इसको ज्यादा रीड नहीं करना चाहता बार बार। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट से क्या मीनिंग है, इसको सुन लो एक बार, क्योंकि 11th में कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट के लिखे आते हैं, तो एक बार एक्सप्लेन कर दूं, जबकि जेईई मेन में वैलिडिटी के ऊपर थोड़ा कमी आया है। लिखा क्या है, देखो जो क्वेश्चन लिखा है, गिवन बिलो P इज सच दैट 80 इज मल्टीपल ऑफ 5, होता है, ट्रू है। 80 इज मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, ट्रू है। और इनके बीच में क्या लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन पढ़ो, द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टेड टू स्टेटमेंट एंड। अगर मैं इन दोनों को एंड से रिप्रेजेंट करूं, यानी कि मैं लिखूं 80 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4, देखा जाए तो ये एक स्टेटमेंट था जिसको इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, इसे कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट ये है, एंड कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, चेक द वैलिडिटी। ठीक है भाई, दोनों ही ट्रू है। और एंड क्या कहता है, एंड तो ये कहता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब मैं ट्रू दूंगा, इसके लिए इसका मतलब एंड के लिए वैलिड हो गया, क्योंकि दोनों के लिए वो ट्रू होता है ना। और अगर इसी को मैं कहने लगूं और के लिए क्या है, ट्रू है, कि सब बिल्कुल है, और में तो केवल एक के लिए भी ट्रू हो जाए, तो स्टेटमेंट की वैलिडिटी वहां पे भी क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक, नेक्स्ट ले लो बेटा। अब ये और के लिए दे रखा है, 25 इज मल्टीपल, ये लिखा है ऐसे ही, तो 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। अब मैं देखता हूं किसके लिए चेक करवा रहा है सर, एंड के लिए, एंड 8। बताओ और क्या, और के लिए चेक करा रहा है अभी। अच्छा, पहले और लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, और लिख लेता हूँ, ध्यान नहीं दिया मैं, जरा स्पीड में आ गया बेटा, मेरा काम बहुत सारा बच्चा है ना, इस वजह से। 5 और, अब बताइए क्या 25 5 से मल्टीपल है, यस सर पक्का, तो 8 का सोचते नहीं यार, एक से भी हो जाए और में तो भी Yes, ट्रू है, तो वैलिडिटी क्या आ गई, ट्रू, खत्म। अच्छा, एक ये दूसरे का भी और ही है, वो भी, और देखो ये दे रखा, लो जी क्वेश्चन आ गया भी आपके सामने, मुबारक हो, आज क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जेईई मेन 26 अगस्त का। पहले ये करूं या कोई और, पहले इक्विवेलेंट वाला करते हैं। ये देखो इक्विवेलेंट, ये भी आपका 21 में है, 25 जुलाई को। अब बताइए ये क्वेश्चन आपके कितने आसान है, बच्चा अगर पढ़े तो। अब आप जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लो पहले, मजा आएगा। देखो अब आपको फील होगा कि जो पढ़ा था
वो इस वजह से पढ़ाया जा रहा था कि आपको मैं यहां तक ले आऊं, लेकिन बच्चे यहां तक आने नहीं चाहते, बच्चे एकदम गायब हो जाते हैं, उन्हें लगता है बेकार की चीज चल रही, बेकार की चीज नहीं चल रही, वो जो पढ़ाया था वही अब काम आएगा। अच्छा, जिस चीज को आप प्यार नहीं करोगे ना वो आपको सही रिजल्ट देगी नहीं, है ना। तो उस चीज से इससे प्यार करना सीखो, क्योंकि 2 क्लास में कुछ भी ना सीखने के बाद इस क्वेश्चन कर पाते हैं वहां पे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर। Yes. इसको मैं ट्राई कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखें। देखो ये लिखा है बुलियन एक्सप्रेशन। एक बूले नाम का मैथमेटिशियन था, रियलिटी ये थी, बूले था, BWLE। वो बूले ने क्या करा, उसने कहा मैं अपना अलग अलजेब्रा बनाऊंगा। तो उसने 0-1 से अपना अलजेब्रा बनाया था, जो आपको कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो ये लॉजिकल एबिलिटी जो ये डेवलप करे ना, ये सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काम आती है। याद सीखोगे, इसका फायदा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर चलाने में नहीं। इसी रीजनिंग की वजह से प्रोग्राम बनते इंटेलिजेंसी वाले। तो क्योंकि लॉजिक तो देखो बेटा हमारे अंदर है ना, ये चैप्टर कोई हमने डेवलप करा है जबरदस्ती, लॉजिक तो हमारे पास है ना, उनको तो बस खेल खेल रहे हैं उनके साथ। क्या लिखा है जी, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इट इज इक्विवेलेंट, तो पहले इस स्टेटमेंट को लिखता हूं, P इफ P देन Q एंड, अब बेटा बहुत ध्यान से देखें, एंड इफ Q नेगेशन ऑफ P। ठीक बेटा, ये लिख दिया मैंने, दिखाई दे गया? मैंने आपको क्या पढ़ाया था, P इफ P देन Q इज इक्विवेलेंट टू, क्या सिखाया था बेटा, नेगेशन ऑफ P V Q। जरा कॉपी देखो, चेक करो पीछे। यस सर। और मैंने इस पे लिखा था यूज ज्यादा। क्या लिखा था, यूज ज्यादा यूज ज्यादा लिखा था मैंने इसके अंदर। तो ठीक है, आ जाओ। P देन Q क्या लिख दूं, मैं अलजेब्रा से कर रहा हूं, मैं ट्रूथ टेबल नहीं बना रहा, मैंने हर चीज सिखाई है आपको, इसी वजह से हर चीज सिखाई है, बहुत ध्यान देखना जरा तरीके से। नेगेशन, पहले पे नेगेशन लगाओ, इस डंडे का बनाओ V और Q लिख दो। दोबारा सुनो, P के आगे नेगेशन की फॉर्म में लिया, इससे आगे और V Q लिख दो, कैसे भी समझो इसको। इंटरसेक्शन, ये क्या बनेगा बेटा, पहले का नेगेशन और V लिखो बीच में, और नेगेशन ऑफ P लिख दो, ये इसकी इक्विवेलेंट है। सही चल रहा मामला, टू टेबल नहीं बना रहा। अब ध्यान से देखो तो ये बीच में जो भी साइन है अलग है, लेकिन इसमें आपको नेगेशन ऑफ P अगर मैं इधर लिख लूं तो किसी के पेट में दर्द होगा, बताओ मुझे? नो सर। क्यों? सर अरे कम्यूटेटिव होता है यूनियन वो तुम्हारा, और सर अरे इसको, हाँ बोल भाई। सर नेगेशन ऑफ P का नेगेशन करेंगे ना कहाँ पे? सर, वहां पर सेकंड वाले में Q इफ Q देन नेगेशन ऑफ P, उसका नेगेशन यहाँ पे कुछ गलती कर दी सर लास्ट में सही बिल्कुल। करा है। यहाँ पे? सर सबसे ऊपर सब डाउट है सर मुझे। यहाँ से चेक करूं? जी सर, सब उसका चलो सेकंड P वाला स्टेटमेंट। P नेगेशन Q, ठीक है, पहले का नेगेशन VQ, पहले का नेगेशन V और सेम जो है Q आएगा, यहाँ Q आया था सेम आया, जी यहाँ सर, तो तुम जी गलती सर, जी नजर सर, नहीं आ गलती रही, मिली। ठीक जी है? जी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, देखो पढ़ रहे हो अच्छी बात है, और बल्कि मुझे तो सिखा के जाओगे ये और अच्छी बात है। तो मैं क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसका उल्टा लगा रहा हूं, शायद नेगेशन ऑफ P कॉमन आ गया, और V और Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, ठीक या नहीं? अरे बेटा कहीं पे लिखा है 2 into 3 प्लस 2 into 4, तो मैं इस 2 को पहले ही आगे लिया है ना, नेगेशन ऑफ P आपको दिखाया था ये, और ये ऐसे क्यों आया, क्योंकि यूनियन में तो कम्यूटेटिव होता है। मुझे दिख रहा था कि ये दो साइन तो सेम है और बीच में एंड है, देखो ये दोनों साइन सेम है, बीच में कुछ और साइन है, तो क्या मैं 2 क्रॉस कॉमन ले सकता, 3 बीच वाला बीच में ही आएगा। अरे समझ गए? Yes, sir. यस सर। तो इसी तरीके से मैं नेगेशन P बाहर लगा, दोनों के साथ V था, V लगाया, V का मतलब, और यार मैं V बोल दूं तो घबराया मैं, तो Q एंड इंटरसेक्शन ऑफ Q। अच्छा अब इतने समझो, एक सेट A है और इंटरसेक्शन हम उसके कॉम्प्लीमेंट से लेते हैं, तो जरा एक सेट बनाओ A, A तो ये दिखेगा और कॉम्प्लीमेंट ऑफ A ये होगा,
यस सर और ए ये होगा। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 फाइव और यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन fallacy या फालेसी। तो ठीक है, अब दिमाग में होना चाहिए कि अब आप क्या कर रहे हैं कि एक सेट ए का यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, फाई के साथ। ये जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाई सारे फालेसी, तो इसका यूनियन क्या बनेगा हमेशा, ए A ए। वेरी गुड। तो यहाँ क्या बनेगा, पी है क्या, नेगेटिव Sir, negation of P. अच्छा नेगेशन ऑफ पी, तब तो नेगेशन ऑफ पी Yes, sir. बनेगा। तो नेगेशन ऑफ पी आंसर में है, यस आंसर आ गया। तो बेटा अलजेब्रा कितना अच्छा यूज करा, क्वेश्चन खत्म। क्या ये एक बात बताओ, जो बच्चा इसको पढ़ के गया होगा क्या इसको शो करके आया, नहीं करके आया होगा? यस जी सर आज से पहले आप सोचे थे कि हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे या, लेकिन अब आप सोचोगे ये क्वेश्चन तो वहां धोके आएंगे, क्योंकि मैंने सारी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब एक काम वो करें कि इसी क्वेश्चन को हम उससे करें, किससे वाला, ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल से से। हाँ एक बार पता कि आइडिया होगा ना, हर चीज समझनी चाहिए, कोई गलती होगी तो वो भी मिल जाएगी। जैसे भी मैं कमाल कर रहा था, नगेशन लिखना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि ट्रूथ टेबल ऑब्वियसली कई बार लेंदी पड़ जाती है, लेकिन कई बार बच्चा अलजेब्रा नहीं समझ पाता। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ, मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन अलजेब्रा आपका स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। उधर सेट थ्योरी में फायदा मिलेगा, उधर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब यूनियन इंटरसेक्शन हो वहां फायदा मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में फायदा मिलेगा। तो सेट थ्योरी की ये वाले कंसेप्ट सारे वहां यूज होते हैं, तो वहां बेनिफिट मिलते रहेंगे सारे। तो इस वजह से मैं करा के छोड़ूंगा। अब देखो बेटा, पी क्यू क्या लिखूं जी, टी टी एफ एफ, और यहाँ पे टी एफ। हाँ जी, सबसे पहले पी देन क्यू, पी देन क्यू निकाल लेते हैं। एक काम को, इसमें और क्या जरूरत पड़ेगी हमें, नेगेशन ऑफ पी की जरूरत पड़ेगी। नेगेशन ऑफ पी भी लिख लो यहाँ पे। नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। अब स्टार्ट हो जाओ। पी इफ पी देन क्यू क्या था जी, अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स है, और सब जगह क्या मिलेगा, ट्रू। खत्म, कुछ ही सोचना। अच्छा दूसरा क्या देना है, इफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, इसको भी देख लो। क्यू ये पहले ये चलेगा, देन नेगेशन ऑफ पी फिर ये आएगा। सही है, फिर तो सही लिखा हुआ मरीदा। तो पहला ट्रू ढूंढो कहाँ है, यहाँ फॉल्स, तो ये फॉल्स है, और सब में पहला ट्रू फॉल्स नहीं है, तो सब में फॉल्स ट्रू लिख दूं, चलेगा? Yes. जी तो सर मेरे बच्चों ये भी मिल गया। इनके दोनों में मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो पूरा का पूरा मैंने लिया, और ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट बन गया, लिख लेंगे हम इसे। इन दोनों का एंड कब होता है, मैं आपको एक पेन और एक बॉल देता हूँ, एंड लगा, तो एंड का मतलब पेन और बॉल दोनों दूं, तो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा। तो यहाँ ट्रू, ऐसे सोचो, अगर एक चीज दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों देने, पेन एंड बॉल दोनों देने, तो क्या लिखूं सब जगह, फॉल्स। ठीक है नहीं, सर लास्ट वाला ट्रू वो लास्ट वाला, सॉरी ध्यान नहीं करा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। तो ये हमारी इसकी ट्रूथ टेबल आ गई। अब ये देखो, ये किसके इक्विवेलेंट बैठ रही है, नेगेशन ऑफ पी क्या ये नेगेशन ऑफ पी के इक्वल आ रही है? Yes, sir. ये पी था, और पी का नेगेशन ट्रू ट्रू एकदम दिखेगा, एकदम दिखेगा, दिख गया ना सर थर्ड कॉलम नेगेशन दिखा है। थर्ड जी सर थर्ड वाला कॉलम से सेम पड़ेगा Sir, third column or last column? क्या कह रहे हो, The negation of P और last column same है. आपने नेगेशन ऑफ सॉरी पी लिख रखा मैं उसका नेगेशन देख लगा, सॉरी। यानी ये दोनों क्या है, सेम है। तो आंसर हमेशा कौन सा हो गया बेटा मेरा, D. D. डी फॉर डॉग। क्लियर हुआ भाई? अब तो मैंने इसका ट्रूथ टेबल भी बनाना सिखा दिया, और अलजेब्रा से भी करना सिखाया। क्लियर हुआ है नहीं बेटा? Yes, Yes, sir. एक क्वेश्चन और कर दूं बस, Yes, sir. यस सर चलो। वैसे क्वेश्चन तो अभी है 8 से 17, यानी कितने बैठेंगे 9. हैं, 9. 9-10 क्वेश्चन है अभी तो। लो भैया, इक्विवेलेंट टू। अब बताओ ये भी 21 दिख रहा है, आप देखो बस सेम ही चीजें पूछी जा रही है, वो भी बच्चा नहीं करके आ रहा है, इससे डर रहा है चैप्टर से। चलो आप ट्राई करोगे, जी सर करो करो ट्राई, और दोनों मेथड से करना, अलजेब्रा से भी और ट्रूथ टेबल से भी, मजा आने वाला है। अब तुम सोचो बेटा, मैंने तुम्हारे कितने तरह के क्वेश्चन निपटा दिए। मैं जरा पानी पी लूं।
सर डन। सडन। हाँ भाई, रचित क्लास में नहीं होगा? रचित है क्लास में? जी सर, सब में हूँ। हाँ भाई साहब बताओ, जी हो सर, गया? हो गया। जी सर, क्या बी क्या ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट आया मेरा। इसका? मेरा बी आ रहा है। बी, बी फॉर बॉय ये? जी सर, बी वाला। हाँ जी, और किसी का बी आया? सर मृदुल। मृदुल, सताक्षी। साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा, सताक्षी। और सर अब देखो कनिका। क्या आंसर वो तो बाद में पता पड़ेगा, मैंने भी साइड पेपर में लिखा था पर मैं उसे उठा नहीं रहा, देखते। द बुलियन एक्सप्रेशन ये आपको दिया हुआ है, जो बूले ने बनाया होगा। यहाँ तो खैर हमारे बूले बहुत सारे। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल पी और नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नहीं। अच्छा, इसको अलजेब्रा से करने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा साथ देना मेरा, है ना, और फिर करते हैं। ये आपको पढ़ाया था, अगर इफ पी देन क्यू लिखा हो तो पहले का नेगेशन फिर वी क्यू, यही लिखते हैं। जी सर। तो क्या करूं, Yes, sir. पहले का नेगेशन फिर वी फिर सेकंड वाला। वी का मतलब और भाई, जी है? सर। यस सर। चलो जी, नेगेशन किससे ओपन होगा? डिमॉर्गन डी लॉ मॉर्गन से। लॉ। तो ये इस पे भी जाएगा नेगेशन, और ये उल्टा हो जाएगा। और नेगेशन का नेगेशन आपको याद हो, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है दोबारा से? ए। जी यस सी सर। नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा? पी। पी। तो जब मैं इसका भी नेगेशन करूंगा तो ये बनेगा क्यू। अब देखो बेटा, अगर सच्चाई से पढ़ा है तो आपको मेरी बातों का फायदा मिलेगा। मैंने आपसे कितना बताया था एसोसिएटिव लॉ, मैंने कहा था जब ए यूनियन बी यूनियन सी है तो किन्हीं भी दो को पास में ले आ सकते हैं, बताया था नहीं बताया था? और ये बताओ, जी सर। क्या ए यूनियन ए क्या मिलेगा आपको? ए। ए। ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा आपको? ए। ए। तो एक चीज बताओ, सब में यूनियन लिखा है, सब में और लिखा है, तो यार एक जैसे साथ रखो ना। इसको आप नेगेशन ऑफ पी वी नेगेशन ऑफ पी लिख सकते हो। कौन से रूल से? कि सर एसोसिएटिव में किसी को भी साथ में ले लो, क्योंकि सब में वी 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 है, यानी सब में और है। और ये तो लिखना भी दो बार, क्या क्या फायदा, नेगेशन ऑफ पी लिखो ना इसे। इसी तरह से इन दोनों को क्लब कर लो, वी लगा के, और वी लगा लो। ये क्यू था ना, क्यू वी क्यू, तो इसको बाबा क्यू क्या, इसको क्यू ही लिख लो। ठीक है नहीं भाई, चलेगा? Yes, यस यस sir. सर। सर। अच्छा जी, फिर मैंने ध्यान दिया, अरे यार ये तो अपना यही लिखा है सेम, पहले पे Yes, sir. नेगेशन वी क्यू, जी सर। पहले पे नेगेशन वी क्यू, तो यानी कि पी देन क्यू, पहले पे नेगेशन वी क्यू। अरे सुनाई दिया? Yes, sir. खत्म क्वेश्चन। बताइए क्या यही था ना? हाँ बताओ, इससे जी बच्चा सर। निकल के आया होगा जिसने अलजेब्रा पढ़ लिया होगा। कोई दिक्कत हो रहा है मेरे ख्याल में, और मेरे ख्याल में 1 मिनट लगाओ क्वेश्चन करने में। जी सर। Yes. बच्चा तो वहां जाके ढूंढता है जे मेन का क्वेश्चन, कहते हैं यार ये मिल जाए किस तरह से। और हर मैं ये देख रहा हूँ कई सालों से तो लगातार ही क्वेश्चन है, ऐसा हुआ ही नहीं क्वेश्चन ना आया हो। अच्छा, इसको ट्रुथ टेबल से करना चाहेंगे? एक बार Yes, sir. ट्रुथ टेबल से भी देख लो।
तो बढ़िया रहेगा। एक मिनट फिर मैं इसे उठा के रुको एक मिनट, इसको उठा के नहीं, पहले से करना पड़ेगा ना। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको फिर नीचे कर लेते हैं। नहीं पहले अब ऐसे, अब इसको नीचे कर। कहाँ आ रहा है ये, क्या हो गया इसे? पेन को सिलेक्ट करिए फिर दोबारा करिए। इसको पेन को सिलेक्ट करिए, अच्छा, अब दोबारा करिए सिलेक्ट पे। अरे यार मैं इसी वजह से तो आई लव यू है। अरे समझ गया। चलो यस सर। ट्रुथ टेबल आ जाओ भाई। सबसे पहले दो ही है, पी और क्यू। वैसे पी क्यू आर भी आते हैं तब तो तीन की टेबल बनानी पड़ती है। ऐसे तीन कॉइन जब उछालेंगे तो क्या होगा उस हिसाब से बताऊंगा टेबल बनाना वो भी। अब टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। हाँ जी, पहले नेगेशन ऑफ क्यू विच है नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी भी लिख लो। टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी। अरे किसी का क्लास में है? यस नहीं है, तेरी आवाज आई। मैं हूं, देख तेरे होते गलती हुई है। समझ में आ रहा है बेटा? यस समझ आ एफ रहा। टी एफ और टी। अब आ जाओ जी, क्या क्या चाहिए? ये चाहिए पहले पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। एंड का मतलब क्या है? मैं बॉल भी दूंगा एंड बैट भी दूंगा, तो दोनों दूंगा। जब दोनों दूंगा दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स होगा फॉल्स। तो यानी मैंने एक चीज याद करनी है, जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू मिलेगा। तो देखो जी, एक तो इसकी बात कर रहे हैं नेगेशन ऑफ क्यू दिस एंड पी, दोनों में देखो ट्रू कहाँ है? बस यहाँ, तो यहाँ ट्रू है और सब जगह क्या आएगा? फॉल्स। कितनी जल्दी बन गई टेबल, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्यू और नेगेशन ऑफ पी। अब क्यू की तरफ देखेंगे और क्यू की तरफ देखेंगे और किसकी तरफ देखेंगे? नेगेशन ऑफ पी की तरफ। नेगेशन ऑफ पी ये वाला है। अब इनका और क्या होता है? मैं आपको बॉल भी दूंगा और बैट भी दूंगा, तो एक भी दे दूंगा तो भी चलेगा काम, दोनों दे दूंगा तो भी काम चलेगा, इंक्लूसिव और है। तो और सब जगह एक भी दूंगा तो ट्रू। इस पे जब दोनों नहीं दूंगा तब फॉल्स है, वैसे ट्रू है। ये भी ट्रू दिखाई दे रहा है, जब दोनों नहीं दूंगा तब फॉल्स है, अदरवाइज सब जगह ट्रू है। अब क्या करना है? इसका इम्प्लीकेशन, यानी पूरा का पूरा उठा के मैंने यहां रख दिया, लिखने में टाइम लगेगा, तो इससे इस पे पहुंचना है। ठीक, तो अब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स देखो, वहां फॉल्स होगा और सब जगह क्या है? ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो यहाँ तो फॉल्स है और सब जगह क्या है? ट्रू। दिस इज फाइनल रिजल्ट। अब ये बताइए, अब देखो इसमें थोड़ा काम बढ़ गया ना, और ये देखा जाए तो पी देन क्यू की ही है क्यों? अगर पी और क्यू ये थे तो पी देन क्यू की टेबल यही तो बनेगी। अरे सी एफ के आगे एफ आएगा और सब पे ट्रू आएगा। अच्छा, एक तो यहाँ पे भी पहले हम क्वेश्चन कर चुके थे, इसलिए बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर पाए। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता? क्यू देन पी भी सोचना पड़ता, नेगेशन ऑफ पी देन क्यू भी निकालना पड़ता, फिर देखते कौन सा ट्रू बैठा, कौन सी ये वाला रिजल्ट मिल रहा है, मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा ये मिल रहा है। तो बहुत बड़ा काम है कि दोनों तीनों टेबल्स एक जैसी बनने वाली थी। ठीक है जी? जी सर। क्लियर हो गया नहीं बेटा? यस सर। Yes. तो अब क्लास ओवर करते हैं, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन क्लास में और ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक बेटा? क्लास ओवर करें। नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो बेटा, थैंक यू सर। खुश रहो बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, खुश रहो।